तो अब बातचीत करते हैं हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नॉर्म्स की और इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स की, क्योंकि सेबी ने क्या किया हुआ है कि भैया जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, किस तरीके से आप ये काम करोगे। और म्यूचुअल फंड जो है ना वो एक मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, और अगर उसे जाना है तो मल्टीपल रिस्क हैं, रिस्क भरे रास्तों से गुजर के उसे रिटर्न को पाना है। समझे मेरी बात के नहीं? रिस्क जो है वो भी यूनिट होल्डर्स का है, तो भैया उनको बेस्ट रिटर्न्स ला के देने हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आप एक तरह से कैब में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाने वाला कोई और है, ड्राइवर कोई और है, शोफर कोई और है, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, आपने अपनी जान माल की हिफाजत उसके हाथों में दी हुई है। तो एक तरह से ये समझ लो म्यूचुअल फंड भी वही है। तो इन्वेस्टर का तो कोई कंट्रोल है नहीं, वो तो उठ के ये नहीं कहेगा चल भाई तू हट जा मैं चलाऊंगा, बैठ के जो है अपना स्टीयरिंग घुमाने लग गए आप वहाँ। तो यहाँ पर आपने अपनी गाड़ी जो है अपनी दे दी है एक ड्राइवर को, जो वो ड्राइवर चला रहा है, ये मान के कि हाँ भाई ये जो है हमारी गाड़ी जो परचेज कर ली, मानो हमने शोफर को रख लिया एक, तो वो हमारी गाड़ी चला रहा है, उसके हाथ में कंट्रोल है, लेकिन आपको एक ऐसा ड्राइवर चुनना पड़ेगा जो कि आपकी गाड़ी को संभाल के चलाए और आपका नुकसान कराने की बजाय आपका फ़ायदा कराए, समय बचाए, पैसा बचाए। ठीक है कि नहीं? तो ये कहानी है। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। तो इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शंस और पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन की नॉर्म्स इसीलिए आई ताकि यूनिट होल्डर का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। म्यूचुअल फंड जैसे कि बताया कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आप चलाते हैं अपने व्हीकल को जिसमें रिस्क बहुत है, रिटर्न आपको पाने हैं, राइट। और इन्वेस्टर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर किस तरीके से म्यूचुअल फंड वाले करेंगे। सो इसी कंटेक्स्ट में सेबी को लगा कि हाँ भाई पैसा दूसरे का, तो इस इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, क्योंकि पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा म्यूचुअल फंड स्कीम में तो वो जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसीलिए ऐसे रेगुलेशंस लेकर आए जिससे कि फंड मैनेजर जो है वो मतलब कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो गए, एक्स्ट्रा रिस्क ना ले, और इससे यूनिट होल्डर का जो है वो पैसा सही तरीके से लगता रहे। सेबी के रेगुलेशंस जो हैं उनमें वेरियस लिमिट्स हैं, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, उन सब बातों को बताया गया। जैसे कि आप कहोगे कि आज क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भैया अभी इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं है अलाउड, ठीक है ना। तो यही कहानी है कि आप जो है एज अ म्यूचुअल फंड चला तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्रिप्टो को कोई अभी तक क्रिप्टो करेंसी को कोई जगह नहीं दी गई। कुछ केसेस में कुछ एग्रीगेट लिमिट भी बता दी गई है म्यूचुअल फंड की कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। फिर रेगुलर ऑब्जेक्टिव यही है कि मिटिगेट किया जाए रिस्क को। इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर शुड बी प्रोटेक्टेड, उसका रिस्क शुड बी मिटिगेटेड यानी मिनिमाइज्ड। द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड अप्लाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इन्वेस्टमेंट एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस आर स्पेसिफाइड हियर। अब हम जो सारी की सारी बातें करने जा रहे हैं वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस ही हैं, ठीक है ना। तो ये था एक तरह से इंट्रो पैराग्राफ जिसने बताया कि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगानी पड़ेंगी, और अगर नहीं लगाएंगे तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसी कारण से अब एक सबसे पहले हेडिंग जो आएगी वो है जनरल रिस्ट्रिक्शंस की। जनरल का मतलब यह हो गया कि आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर लो, उन सभी म्यूचुअल फंड में ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। पहली बात तो ये कि यहां पर सारे के सारे बाई और सेल सिक्योरिटी होंगी डिलीवरी बेसिस पर, ठीक बात है, कोई इंट्राडे इस तरह से नहीं कर रहा। मेन काम यहां पर ये है सिक्योरिटीज जो भी परचेज की जाएंगी वो म्यूचुअल फंड के नाम से की जाएंगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में ही उसे परचेज किया गया और उसी स्कीम के अंडर वो सारी की सारी सिक्योरिटीज आएंगी। जो पैसा यहां से मिला उस पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, लेकिन आप किसी को लोन देने नहीं बैठ जाओगे। ये म्यूचुअल फंड वो नहीं कि आपने आगे किसी को लोन दे दिया, आप उस जो एसेट क्लासेस हैं जिसका ऑब्जेक्टिव आपने बनाया उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, आगे जाके आप इसमें से कहीं किसी को लोन नहीं दे सकते। द स्कीम विल नॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस सिक्योरिटीज ऑफ एनी एसोसिएट और ग्रुप, चाहे वो कोई भी हो। अब खासकर स्पॉन्सर ने क्या किया भाई, तरीका क्या है कि यार देखो डायरेक्टली अगर मैं आईपीओ लॉन्च करता हूँ तो हो सकता है लोग पैसा लगाए ना लगाएं, एक काम करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी बनाते हैं, म्यूचुअल फंड लगवाएंगे और अल्टीमेटली वो पैसा अपने बिजनेस में राउट कर लेंगे, अपने शेयर्स उनके अंदर बेच देंगे। तो ये रास्ते अलाउड नहीं हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ द ग्रुप कंपनीज ऑफ द स्पॉन्सर विल बी लिमिटेड टू 25% ओनली।
यानी मान लिया जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड कोई निकालता है और वो कहता है जी मैं तो बैंकिंग सेक्टर का एक फंड निकालूंगा, तो ठीक है भाई, अब ये नहीं कि वहां से जो पैसा आया चल भाई ठीक है एसबीआई के शेयर खरीद लो, इससे एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर दी, एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक एसबीआई म्यूचुअल फंड आया, म्यूचुअल फंड ने उसमें इन्वेस्ट कर दी, दिस इज नॉट अलाउड। तो अगर आपने करना भी है तो मैक्सिमम 25% ऑफ नेट एसेट आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। समझे मेरी बात क्या नहीं। द स्कीम में इन्वेस्ट इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड और अदर म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। सेम म्यूचुअल फंड में डाल दो आप पैसा या अदर म्यूचुअल फंड में डाल दो। दिस विल बी लिमिटेड टू नॉट मोर देन 5% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द वैल्यू। तो जब हमने बातचीत की कि हमने एक स्कीम बनाई और फंड ऑफ फंड्स की बात की, ठीक है ना, कि हमारे पास मल्टीपल फंड्स है, उसी में डाल दी। तो अब क्या कहानी है इसमें कि आपने फंड ऑफ फंड्स की बात की, तो उसके अंदर हो सकता है कि हमारे बहुत सारे फंड्स है, उसमें बोल के आपने किया। लेकिन मान लो कोई और स्कीम है, किसी और की स्कीम चल रही है, आपने उसी स्कीम के शेयर ले लिए, उसी स्कीम की यूनिट्स ले ली, तो ठीक है 5% ऑफ नेट एसेट आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा के नहीं। समझे मेरी बात के नहीं। और उस काम के लिए आपने कोई अपना दिमाग तो चलाया नहीं, इसीलिए कोई भी फीस उससे चार्ज नहीं होगी। ये फंड ऑफ फंड्स पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। ये हमारे फंड ऑफ फंड्स जो हमने निकाले उस पर अप्लाई नहीं होती, तो दूसरे की स्कीम पर अप्लाई हो रही है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फंड ऑफ फंड्स में तो ये है कि मैंने अपने ही 5 फंड बनाए हुए हैं, उस 5 फंड के अंदर मैंने 20% डाल दिया, दैट इज़ नॉट एन इशू। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी स्कीम्स की, दूसरों की स्कीम्स में, यानी मान लो एसबीआई ने एक्सिस के म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ये बात कर रहा था मैं, ठीक है ना। चलिए, द म्यूचुअल फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम्स शैल नॉट ओन मोर देन 10% ऑफ अ कंपनीज पेड अप कैपिटल बियरिंग वोटिंग राइट्स। 10% ज़्यादा आप उसके अंदर पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा तो बहुत आ गया। लेकिन अगर आपने एक ही कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि पैसा तो बहुत आ रहा है, आप एक कंपनी के अंदर ज़्यादा अगर हिस्सेदारी दिखाओगे तो होगा क्या, उसका कंट्रोल, वोटिंग पावर जो है आपके हाथ में आ जाएगी, जो कि मैनिपुलेशन उसका पॉसिबल है। इसीलिए 10% ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे किसी एक कंपनी के अंदर। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोवाइडेड नो स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, its associate or group company included in the asset management company of the fund through the scheme of the mutual fund or otherwise individually or collectively, directly or indirectly, having 10% or more of the shareholding or the voting right in the asset management company of the trustee of any other mutual fund. तो अब इसमें क्या है कि ये तो अलाउड है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कोई एसोसिएट कंपनी या कोई ग्रुप कंपनी है, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही क्यों ना हो, ठीक है ना, और आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू उसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं, या तो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपका अगर स्पॉन्सर का 10% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, जिसके अंदर वोटिंग राइट भी है, विद वोटिंग राइट वाले, तो इसमें आप पैसा नहीं लगाओगे। क्यों पैसा नहीं लगाओगे? फिर वही बात थोड़ी देर पहले जो बताई थी कि हमने खुद ही अपनी एएमसी बनाई और वहाँ से म्यूचुअल फंड के नाम से पैसा लिया और अपनी कंपनी के शेयर खरीदवा दिए, तो ये काम अलाउड नहीं है। समझे मेरी बात की नहीं। इवन वहाँ पर अगर हमारी 10% या उससे ज़्यादा होल्डिंग है तो हम उस कंपनी के शेयर्स नहीं लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। फिर आती है अब डेट सिक्योरिटीज से जुड़ी हुई बात। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डेट सिक्योरिटीज़ में, तो अब म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स एनएवी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स comprising market instruments and non-market instrument issued by a single issuer which are rated not below the investment grade. तो अब कहानी यहाँ पर क्या आ गई कि आपने म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड आपने बनाया जो कि डेट सिक्योरिटीज़ में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो 10% से ज़्यादा नहीं डालेंगे उसकी एनएवी से। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, किन में? किसी भी एक सिंगल इशूअर की कंपनी में, विच आर रेटेड नॉट बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड उसका होना ही चाहिए, उसमें भी आप 10% से ज़्यादा नहीं डालोगे। क्रेडिट एजेंसी ने बोला कि हाँ जी इसकी ग्रेडिंग बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, आप इसके नॉन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हो, लेकिन भैया 10% ऑफ एनईवी से ज़्यादा आप एक कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। समझे मेरी बात के नहीं? हालांकि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा ये काम कर भी सकती है दूसरी कंपनी, फिर वो बेटर पोजीशन में भी है, फिर भी आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते 10% ऑफ एनएवी से ज़्यादा।
Such investments may be extended to 12% of the NAV of the scheme with the prior approval of board of trustees या board of directors of the asset management of the company. अब आपने मान लो उसे 10 से 12% करना है, मैक्सिमम लिमिट अभी 10% थी, लेकिन अगर आप 12% करना चाहते हो तो आप पहले सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करो कि हाँ जी हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी किसने बनाई? एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई ट्रस्टीज़ ने। तो ट्रस्टी के अंदर क्या है, कौन है? वो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी है तो डायरेक्टर्स हैं या ट्रस्टीज़ हैं। उन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से बात करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करो और उनको बोलो कि जी ऐसा है, हम यहाँ पर जो है पैसा लगा रहे हैं, ये आपकी परमिशन हमें चाहिए कि हम इसे 12%, 10 की जगह 12% करना चाहिए, 12% करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये लिमिट जो है, ये लिमिट किस पर अप्लाई नहीं होती? ये लिमिट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर अप्लाई नहीं होती, गवर्नमेंट के टी बिल्स पर नहीं होती, और ट्राई पार्टी रेपो जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, जो भी ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, उन पर कहीं पर भी अप्लाई नहीं होती। और इन्वेस्टमेंट अगर आप करना भी चाहते हैं, ये मॉर्गेज्ड बैक सिक्योरिटीज़ में ही होगी, जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की तो होनी ही चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड एजेंसी कौन बताएगा जी? हाँ जी, इसकी रेटिंग है वो इकरा क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताएगी। वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी हैं। वो जब कहेंगे हाँ इन्वेस्टमेंट ग्रेड में लगना चाहिए तो लगा सकते हैं, लेकिन 10 से 12% के लिए आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजाज़त लेनी पड़ेगी। और ये लिमिट जो है 10 से 12% वाली, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अप्लाई नहीं होती, यहाँ आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हो। ठीक है ना? द स्कीम ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल विद एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड इन द मैनर में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी कन्फर्म टू सच लिमिट्स। और अगर मान लिया जाए सेबी ने उसके लिए ऑलरेडी लिमिट बताई हुई है, कोई और कंपनी है जिसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हो, तो फिर तो इस क्वेश्चन की इस परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अब जैसे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा नहीं लगाना था, अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा नहीं लगाना था, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, तो आप अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पैसा नहीं लगा सकते, इंक्लूडिंग कमर्शियल पेपर्स, जब तक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ना हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप पैसा लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। द म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, लेकिन कहाँ तक? मैक्सिमम 10% ऑफ द डेट पोर्टफोलियो। जितना डेट पोर्टफोलियो उसके 10% ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, और ये करने के लिए भी सेबी की सारी की सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके डेट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए कि अनलिस्टेड में नहीं लगाना, किसी एक कंपनी एक इश्यूअर के 10% से, अपनी एनएवी के 10% से ज़्यादा भी नहीं लगाना। 10 से 12% करना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उनसे पूछना पड़ेगा। गवर्नमेंट में चाहें तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, उसमें किस तरह की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, या सेबी किसी को अलाउ कर दे तो आप वहाँ ये काम कर सकते हैं। ये सब बातें अभी हमने यहाँ पर पढ़ी। पार्किंग ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स शैल बी लिमिटेड टू 15% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द स्कीम। यानी अगर आपने मान लो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट देने हैं और बैंकों को ही दे रहे हो आप, तो बैंकों से आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगा, आप ये सोच रहे हो, तो भैया वहाँ पर भी 15% से ज़्यादा आप ये काम नहीं करोगे। उसके पीछे का कारण यही है कि अगर आपने सारा यहीं लगाना है तो इससे अच्छा तो बैंकों में लगाने के लिए तो वो खुद भी लगा सकते थे। समझे मेरी बात कि नहीं? तो हाँ, आप अगर 15 से थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए अलाउ कर दिया जाएगा। वो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी हैं उनके अप्रूवल से 20% तक कर सकते हो। नो मैनेजमेंट फी विल बी चार्ज्ड फॉर सच इन्वेस्टमेंट बाय द स्कीम। क्योंकि बैंकों में पैसा लगाना कौन सी बड़ी बात है भाई, उसकी किस बात की फीस ले रहे हो? द स्कीम कैन नॉट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ अ बैंक दैट हैज़ इन्वेस्टेड इन द स्कीम। उस बैंक, अब कई बार क्या है, वो बैंक था, बैंक ने इसी स्कीम में इन्वेस्ट किया। देखना राउटिंग कैसे हो रही है। बैंक ने कहा जी हम आपकी यूनिट्स खरीदते हैं, हम खुद ही इसके म्यूचुअल फंड के होल्डर बन गए और उन लोगों से बोला ठीक है आप ये पैसा हमें इस रूप में दे दो, इस लोन के रूप में दे दो। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ कि वो चार्ज करेंगे, ठीक है जी हम आपसे 11% चार्ज करेंगे एग्जाम्पल। उन्होंने कहा ठीक है, और इनको कितना मिलेगा? जो इनके होल्डर्स हैं उनको मिलेगा मान लिया जाए 8%। अब होल्डर को 8% मिल गया, इनको 3% का रेट पड़ गया। भाई 11% दिया, 8% मिल गया, तो 3% के लोन पे इनका काम हो गया। ये काम भी नहीं चलेगा। समझे मेरी बात? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ट्रस्टीज़ हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे शैल इंश्योर कि किसी भी तरह का फंड जो है वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में नहीं जाए इन्वेस्टेड इन द स्कीम, जो भी पैसा इन्वेस्टेड है स्कीम में। ट्रस्टीज़ और एएमसी शैल ऑल्सो इंश्योर कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं किया जाए अनटिल
द स्कीम हैज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद सच बैंक अनटिल द स्कीम हैज शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद सच बैंक, यानी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो है बैंकों के थ्रू ही तो पैसा आता है, ठीक है कि नहीं। तो बैंकों के थ्रू अगर पैसा आया तो पैसा वहाँ रखा रहेगा, तो शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पड़ा रहेगा। इसकी बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब ओपन एंडेड डेट फंड्स की बात करते हैं। ओपन एंडेड का मतलब क्या हो गया, यानी जिसमें डेट आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा, यानी इसका मतलब यहाँ से आप पैसा निकाल भी सकते हैं, राइट। तो निकाल सकते हैं। अगर कोई लोग मान लीजिए यूनिट होल्डर्स कहते हैं हमें पैसा निकालना है, तो ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप, तो आपके पास लिक्विड फंड्स जो हैं हमेशा यहाँ पर मौजूद होने चाहिए, ताकि आप इमीडिएटली जो है अगर कोई यूनिट होल्डर डिमांड करे तो आप उन लिक्विड एसेट्स में से पैसा फटाफट पे कर सकें, राइट। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसका कारण ये भी है ताकि डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट में ना आए। और क्या भाई, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, डिले करते हैं, तो पेनल्टी लगेगी। इससे अच्छा अपना नाम ख़राब करने से अच्छा पहले ही से पैसा अलग निकाल के रखो। तो इसीलिए रेगुलेशंस बना दिए। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स। अब लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स की तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते नहीं, उनका मतलब यही कि आज के लिए पैसा आपने लगाया और कल मिल गया, इस तरह से है ना। जो मोस्ट लिक्विड होते हैं तो उसके हिसाब से ऑलरेडी जो है हम ये मैनेज करके चलते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो दिस हैज़ बीन डन to ensure that there is enough liquidity available with the open market debt funds to meet redemption needs। वही बात आ गई ना कि अगर वो रिडीम करना चाहते हैं अपनी यूनिट्स हमें अभी दो भैया, तो उसके लिए हमारे पास पैसा मौजूद होना चाहिए। NCPS यानी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी डेट ही है समझो, इसे भी आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही मानो। दीज आर ट्रेडेड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शन डेट इन्वेस्टमेंट पर ऊपर आपने देखा यहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो सेम, मतलब जितनी भी आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स की सारी रिस्ट्रिक्शंस देखी, वो सेम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। इज़ दैट वेरी वेरी क्लियर। फिर आ गया जी हमारे पास नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। अब चाहे इक्विटी हो चाहे इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़, सीधी सीधी बात है, आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा नहीं लगाएंगे, केवल और केवल लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा लगेगा। या मान लो जो लिस्ट होने ही वाली है, यानी बाकी सारा का सारा प्रोसीजर हो चुका है, बस अब उसका लिस्ट होना बाकी रह गया है, तो आप उसमें भी पैसा लगा सकते हो। दोनों चीज़ें अलाउड है, बट अनलिस्टेड में नहीं। और ELSS जो होती है उसके अंदर तो नोटिफिकेशन रिक्वायर्स दैट एटलीस्ट 80% ऑफ ELSS फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज ओनली, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है भैया। यहाँ पर तो आपको फिर गवर्नमेंट ने टैक्स की सेविंग भी करवाई है, करेक्ट। द स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स NAV इन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर कंपनी के 10% से ज़्यादा आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका जो वोटिंग राइट है आपके पास है और आप उस कंपनी को चलाने के प्रयास करें, ठीक है ना। द लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स और सेक्टर। इंडेक्स की कोई चिंता ही नहीं है, इंडेक्स में तो जितना मर्जी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स तो मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल जो शेयर्स हैं उन सब के ऊपर बेस्ड है आपने, यानी बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगाना है। अब जब इंडेक्स पर बेस्ड है, मान लो उसमें 30 कंपनी है सेंसेक्स में, या निफ्टी 50 है तो 50 कंपनीज है, तो उसमें तो आप कितना कर लोगे। तो उस इंडेक्स फंड के अंदर ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं रहती, क्योंकि वो एक कंपनी के हिस्से में बहुत थोड़ी सी, मतलब एक कंपनी के अंदर जब आप उसके शेयर्स लेते हो तो उसका एक छोटा ही पार्ट आता है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं आता, राइट। फिर आती है जी रिस्ट्रिक्शंस पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट इन REITs एंड इन्वेट्स। अब REIT हमने रियल एस्टेट की बात भी की थी, करेक्ट। तो अब उसमें अगर आपने पैसा लगाना है तो कैसे चलेगा। नो म्यूचुअल फंड अंडर ऑल इट्स स्कीम शैल ओन मोर देन 10% ऑफ यूनिट्स इशूड बाय अ सिंगल इशूअर। वही वाली बात है, एक सिंगल इशूअर के, चाहे वो REIT है, चाहे इन्वेट है, चाहे इक्विटी शेयर्स है, भैया उसमें आप पैसा नहीं लगाओगे। हम नहीं चाहते कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है उसके वोटिंग राइट लेकर उसको कंट्रोल करना शुरू कर दे, इसीलिए सारी की सारी चीज़ें जो है ये रिस्ट्रिक्शन के रूप में आई हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ इट्स NAV, अपनी NAV की बात हो रही है टोटल उसकी, इन द यूनिट्स ऑफ REIT एंड इन्वेट, मोर देन 5% ऑफ इट्स NAV इन द यूनिट्स ऑफ REIT और इन्वेट इशूड बाय सिंगल इशूअर। एक इशूअर के 5% से ज़्यादा नहीं लगाएगी, ठीक है। अपनी 10%, देखो एक इशूअर है जिसने 1 लाख के इशू किए तो उसके 5,000 से ज़्यादा ही लगाएगी, लेकिन अपनी NAV का भी 10%, कि अपनी टोटल हमारी अपनी NAV म्यूचुअल फंड की जो है उसकी 10% भी लिमिट का ध्यान रखना है, ठीक है। द लिमिट्स मेंशन्ड अबव आर नॉट एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन केस ऑफ इंडेक्स फंड, ये तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। या और किसी भी तरह की ऐसी स्कीम जो कि है तो REIT से जुड़ी हुई या इन्वेट से जुड़ी हुई, लेकिन वो इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड में इस तरह की किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमने सारा का सारा काम पढ़ा ये बेहद ही इंपॉर्टेंट था। ये हमने जितनी भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर पढ़ी हैं ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण ही मान के चलो कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया 4.2.3। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।